Hello everyone. In today's class, we are going to discuss about reducing flames या फिर जिसे हम कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग क्या होता है, कैसे हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं, क्या एपरेटस होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सारी बातें हमने सबसे पहले पढ़ी थी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फ्लेम्स देखा था। कितने टाइप्स के होते हैं भैया? न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। उसके बाद हमने न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे बात करा था। और आज वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट टाइप ऑफ फ्लेम विच वी हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक एंड दैट इज रिड्यूसिंग फ्लेम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया बात होती है कि रिड्यूसिंग फ्लेम दिखता कैसा है, कैसा दिखने में होता है। सर पहले दिखाओ हमें, उसके बाद कुछ बताना, बट पहले तो समझाओ, दिखाओ कैसा दिखता है। तो देखिएगा, कुछ इस तरीके का आपका रिड्यूसिंग फ्लेम दिखता है, समझे। अब अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करा है, अगर आपने न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में पढ़ा है, तो आपको कुछ तो डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि जो हमारा न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता था वो कुछ इस तरीके का दिखता था, जहां पर हमारे पास एक इनर व्हाइट कोन होता था और उसके बाहर एक आउटर ब्लूइश कोन होता था। ठीक है, यहां पर भी इन केस ऑफ रिड्यूसिंग फ्लेम ऑल्सो वी हैव एन इनर व्हाइट कोन एज वेल एज एन आउटर ब्लूइश कोन, बट इन दोनों के अलावा, इन दोनों के बीच में वी ऑल्सो हैव एन इंटरमीडिएट फ्लेम फेदर विच इज रेड इन कलर। आई बात समझ में कि इनर व्हाइट कोन तो यहां पर भी है और आउटर ब्लूइश कोन भी यहां पर है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक नया मेहमान भी है एंड दैट मेहमान इज इंटरमीडिएट फ्लेम फेदर। अब ये क्यों है, व्हाई इज दिस डिफरेंस हैपनिंग इन अपीयरेंस, ये सारी बातें हम अच्छे से भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस फिगर को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए और फिर जहां जरूरत होगी मैं इस फिगर को आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग फ्लेम्स में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिशन से, कि भैया कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए अगर हमें रिड्यूसिंग फ्लेम बनाना है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का कितना रेशियो होना चाहिए। तो देखो, न्यूट्रल फ्लेम में आपने पढ़ा था ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो कितना होता था, 1:1, यानी कि अगर आप 1 मोल एसिटिलीन लेते हो तो आपको ऑक्सीजन भी उतना ही लेना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपने पढ़ा था कि भैया अगर ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो 1.5 हो तो हमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मिलता है, यानी कि हम ऑक्सीजन को एक्सेस में ले रहे थे, जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर रहे थे। यहां पर हम क्या करेंगे, ठीक उसका उल्टा करेंगे, जस्ट उसका अपोजिट हम कर देंगे। हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो यहां पर हम रखेंगे वो रखेंगे 0.85 टू 0.95, समझे। अब ये रेशियो देख करके आप समझ गए होंगे कि यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंजूसी करेंगे। कंजूसी कैसे करेंगे, न्यूट्रल फ्लेम में हम क्या कर रहे थे भैया, जितना एसिटिलीन ले रहे थे उतना ऑक्सीजन दे रहे थे। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम क्या कर रहे थे, जरूरत से ज्यादा खर्चा कर रहे थे, मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए था उससे 50% तक हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि अपना पॉकेट थोड़ा सा दबा ले रहे हैं। पॉकेट दबा ले रहे हैं का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन को एसिटिलीन के रिस्पेक्ट में हम कम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि अगर 1 मोल आप एसिटिलीन प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑक्सीजन आप 0.85 टू 0.95 मोल ही प्रोवाइड करोगे। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि अब कंबशन कराने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो अब इनकंप्लीट कंबशन ज्यादा होगा। आई बात समझ में। ये तो ऊपर ऊपर आपको मैंने डिफरेंस समझा दिया कि कॉम्पोजिशन में क्या होता है और कॉम्पोजिशन के डिफरेंस की वजह से क्या होता है। अब इस कॉम्पोजिशन के चलते क्या क्या डिफरेंसेस आती हैं, चलिए वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आप खुद देख ही रहे हो, आपको फिगर में दिख रहा है, द डिफरेंस इन अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कि ये बीच में जो लाल परी आ रही है, जो बीच में रेड इंटरमीडिएट फ्लेम फेदर आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने भैया ऑक्सीजन को कम सप्लाई करना शुरू कर दिया है। अब आपने ऑक्सीजन कम सप्लाई किया तो क्या हुआ, अगर ऑक्सीजन कम रहेगा तो एसिटिलीन पूरी तरह से जल नहीं पाएगा।
देयर आर चांसेस कि वहां पर फ्री एसिटिलीन इस फ्लेम में प्रेजेंट होंगे, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री एसिटिलीन, एसिटिलीन पूरी तरह से जल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जल पा रहा है? क्योंकि आप ऑक्सीजन कम सप्लाई कर रहे हो, और अगर आप ऑक्सीजन कम सप्लाई कर रहे हैं तो एसिटिलीन क्या है? एसिटिलीन फ्री फॉर्म में आपको इस फ्लेम में प्रेजेंट होगा, and due to the presence of this free acetylene, this red intermediate flame feather is coming. जितना ज्यादा फ्री एसिटिलीन होगा उतना लंबा ये इंटरमीडिएट फ्लेम फेदर होगा। जैसे जैसे एसिटिलीन की मात्रा कम होते जाएगी, यानी कि जैसे जैसे रिड्यूसिंग फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा, ये इंटरमीडिएट फ्लेम फेदर का लेंथ जो है वो अपने आप धीरे 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 कम होता जाएगा। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये आया कि भैया आपने ऑक्सीजन कम खर्च किया तो यहां पर ये रेड इंटरमीडिएट फ्लेम फेदर आ गया। उसके अलावा क्या डिफरेंस आया सर? कॉम्पोजिशन की तो बात आपने कर ली, अपीयरेंस भी हमने देखा, अपीयरेंस हमने बात करा। अपीयरेंस में हमने देख लिया कि रेड इंटरमीडिएट फ्लेम फेदर क्यों आता है, ठीक है, ये हमने समझ लिया पहला। दूसरा जो अपीयरेंस में डिफरेंस है जो इस फ्लेम में आता है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये जो दूसरा डिफरेंस है वो होता है द लेंथ ऑफ दिस इनर वाइट कोन। देखिए जो इनर वाइट कोन है वो कौन सा रीजन है? वो रीजन है जहां पर कंबशन इनकम्प्लीट हो रहा है, ठीक है। अगर ये रीजन में इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है, तो न्यूट्रल फ्लेम के करस्पॉन्डिंग आपको क्या लगता है ये रीजन घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता था? आप जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन होने के चांसेस कम हो जाते थे, यानी कि लेंथ ऑफ इनर वाइट कोन जो होता था वो घट जाता था। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है? आप जबरदस्ती इनकम्प्लीट कंबशन करा रहे हो। यू आर प्रोवाइडिंग फेवरेबल कंडीशंस फॉर इनकम्प्लीट कंबशन। तो अगर आप इनकम्प्लीट कंबशन जबरदस्ती ऑक्सीजन को कम करके करा रहे हैं तो द लेंथ ऑफ दिस इनर वाइट कोन विल बी व्हाट? इट विल बिकम लार्जर। यानी कि अब जो है कंप्लीट कंबशन वो काफी ज्यादा डिस्टेंस पर शुरू होगा, यानी कि इनर वाइट कोन का लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? यह हुआ इस चीज को एक तरह से समझने का प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि लेंथ ऑफ इनर वाइट कोन जो होता है इस केस में ये लेंथ जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहां पर इनकम्प्लीट कंबशन वाला जोन जो है वो आप जबरदस्ती बढ़ा देते हो, ठीक है। अब तीसरा बात करते हैं, कॉम्पोजिशन पे बात कर ली भैया, अपीयरेंस पे बात कर ली। अब तीसरा बात करते हैं टेम्परेचर पे कि सर टेम्परेचर का क्या है? टेम्परेचर जो है वो इन कंपैरिजन टू द लास्ट टू फ्लेम्स क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, या फिर उतना ही रहता है? तो देखो दिमाग लगाओ, यहां पर आप क्या करा रहे हो? आप जबरदस्ती कंबशन को इनकम्प्लीट ही रहने दे रहे हो। आप पूरी तरह से तो छोड़ो, आप न्यूट्रल फ्लेम के भी करस्पॉन्डिंग कंबशन को कम करा रहे हो, आप रिड्यूसिंग कंडीशंस आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो क्या होगा? अगर इनकम्प्लीट कंबशन ज्यादा हो रहा है इस फ्लेम में तो इसका मतलब है कि हीट भी कम प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर हीट कम प्रोड्यूस हो रहा है तो टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर हीट कम प्रोड्यूस हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा। एंड ड्यू टू दिस रीजन जो टेम्परेचर आपको यहां पर मिलता है इनर वाइट कोन में वो टेम्परेचर सिर्फ 2900 डिग्री सेल्सियस होता है। पहले कितना मिल रहा था? इन न्यूट्रल फ्लेम यही टेम्परेचर 3100 डिग्री सेल्सियस था, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में यही टेम्परेचर बढ़ करके 3300 डिग्री सेल्सियस हो गया था। लेकिन क्योंकि यहां पर आप इनकम्प्लीट कंबशन ज्यादा करा रहे हैं, ड्यू टू दिस कम हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एंड ड्यू टू दिस द मैक्सिमम टेम्परेचर गेट्स रिड्यूस्ड। और सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर ही नहीं, जो एवरेज टेम्परेचर है जो आपको इस फ्लेम से मिलता है वो एवरेज टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया देखो,
आपने क्या करा, आपने कम ऑक्सीजन प्रोवाइड करा है। कम ऑक्सीजन प्रोवाइड करा है तो क्या हो रहा है, फ्लेम जो है वो ज़्यादा लंबा बन गया है। जो इनर वाइट कोन का जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबा हो चुका है। अगर इसका लेंथ ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्यों हो चुका है, क्योंकि अब आपने तो भैया हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं अब ऑक्सीजन नहीं दे रहा, तो भैया फ्लेम को तो ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से हेल्प मांगेगा, और एटमॉस्फेयर से जब वो ऑक्सीजन लेने जाएगा तो इसका लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अगर इसे आपने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया तो फ्लेम को तो भैया ऑक्सीजन चाहिए ना जलने के लिए, तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन जो आप नहीं दे रहे हो वो ऑक्सीजन लेने के लिए किसके पास जाएगा, ये एटमॉस्फेयर के पास जाएगा। अगर ये एटमॉस्फेयर के पास जाएगा तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा। मैं उसी चीज को दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर इनकम्प्लीट कंबशन आप करा रहे हो, आपने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया, आपने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया तो फ्लेम बोलेगा भैया मुझे तो ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आपने नहीं दे रहे हो, चलो ठीक है मैं एटमॉस्फेयर के पास जाता हूं, मैं एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेता हूं। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने के लिए ये क्या करेगा, ये लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एटमॉस्फेयर में। अब इसके चलते क्या होगा, पहला ठीक है चलो एटमॉस्फेयर में ये लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, लेकिन इसके चलते इसका एरिया बढ़ गया। अगर एरिया बढ़ गया तो हम जानते हैं एरिया बढ़ने से क्या होता है, एरिया बढ़ने से कन्वेक्शन लॉसेस भी बढ़ते हैं, और कन्वेक्शन लॉसेस बढ़ते हैं ड्यू टू दिस द टेम्परेचर ऑफ दिस फ्लेम इज गेटिंग रिड्यूस्ड। आई बात समझ में। पहला तो रीजन है कि भैया आप कंबशन को कंप्लीट होने ही नहीं दे रहे हो, आप इनकम्प्लीट कंबशन करा रहे हो तो हीट कम मिलेगा। दूसरा, इनकम्प्लीट कंबशन करा रहे हो, इसके चलते क्या हो रहा है, इसका लेंथ बढ़ रहा है, इसका एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो कन्वेक्शन लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो जितना हीट मिल भी रहा है उसमें से भी जो हीट है वो क्या हो जा रहा है, आपका लॉस्ट हो जा रहा है। Due to these reasons, the average temperature which this flame provides also gets reduced. तो ये बात हो गई भैया टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर भी जो होता है वो यहां पर कम हो जाता है। आई बात समझ में। अब जो लास्ट चीज हमें रिड्यूसिंग फ्लेम्स के बारे में पढ़नी है वो है इनका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमने न्यूट्रल फ्लेम्स का भी पढ़ा था, एप्लीकेशन हमने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स का भी पढ़ा था। अब जो लास्ट हमें पढ़ना है एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन पढ़ना है किसका, रिड्यूसिंग फ्लेम्स का। तो सबसे पहले भैया दिमाग लगाओ, हमने बोला कि यहां पर टेम्परेचर क्या है, कम है। अगर टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब क्लियर कट ये बात है कि जितने भी हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स हैं, यानी कि जो मेटल्स बोलते हैं कि नहीं भैया मुझे और हीट करो क्योंकि मेरा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, वो सारे मेटल्स को, वो सारे मटेरियल्स को आप इस फ्लेम से वेल्ड नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट वेल्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स, इनकी वेल्डिंग आप इस फ्लेम से नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, जितने भी फेरस मटेरियल्स होते हैं, फेरस मटेरियल्स में क्या होता है भैया, फेरस मटेरियल्स में होता है आयरन। फ्लेम में आपके क्या है, फ्लेम जो आप प्रोवाइड कर रहे हो रिड्यूसिंग फ्लेम, इस फ्लेम में क्या है, एक्सेस ऑफ कार्बन, कार्बन की मात्रा यहां ज्यादा है क्योंकि फ्री एसिटिलीन है। तो अगर आप फेरस मटेरियल्स को इस फ्लेम से वेल्ड करने जाओगे तो क्या होगा कि ये जो आयरन है वो कार्बन को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फेरस मटेरियल्स में क्या है, एक्सेस ऑफ आयरन है, फ्लेम में आपकी क्या है, एक्सेस ऑफ कार्बन है। अगर आप फेरस मटेरियल्स को इस फ्लेम से वेल्ड करने जाओगे तो ये जो आयरन है वो कार्बन को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो आपका जो वेल्ड है उसका ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा, टफनेस घट जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेल्ड का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वही बदल जाएगा, एंड वी डू नॉट वांट द प्रॉपर्टी टू चेंज। ड्यू टू दिस वी डू नॉट यूज रिड्यूसिंग फ्लेम्स फॉर वेल्डिंग द फेरस मटेरियल्स ऑल्सो। फेरस मटेरियल्स की भी वेल्डिंग हम रिड्यूसिंग फ्लेम से नहीं करते। आई बात समझ में। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तो भैया हर जगह होता है, यहां पर भी मिलेगा। एक्सेप्शन इज द स्पेशल केस ऑफ हाई कार्बन स्टील्स। भैया देखो, हाई कार्बन स्टील में भी क्या है, यहां पर भी आयरन
है कि नहीं। तो अगर आयरन के साथ ये समस्या हो रही थी तो हाई कार्बन स्टील्स के साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि आयरन तो यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी जो फ्लेम का कार्बन है इसके अंदर चले जाना चाहिए, और अगर इसके अंदर जाना चाहिए तो इसका भी प्रॉपर्टी चेंज होना चाहिए। लेकिन दुख की बात कह लो या सुख की बात कह लो, जो भी है वो ये है कि ऐसा नहीं होता। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो हाई कार्बन स्टील्स में, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बात होता है कि भैया क्यों ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके नाम में ही इसका रीजन छुपा है। ये क्या है, हाई कार्बन स्टील्स। स्टील्स तो है, फेरस मटेरियल तो है, लेकिन इसमें कार्बन की मात्रा पहले से ही बहुत ज्यादा होती है। पहले से ही इतना कार्बन इसके अंदर होता है, इतना कार्बन इसके अंदर होता है कि ये पूरी तरह से कार्बन से सैचुरेटेड होता है। तो अगर फ्लेम में कार्बन है और अगर फ्लेम बोल रहा है कि भैया मैं अपना कार्बन तुमको दूंगा, तो ये बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से ही बहुत कार्बन है, मैं और ज्यादा कार्बन नहीं ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि भैया मैं तो पहले से ही सैचुरेटेड हूं कार्बन लेकर के, तो मैं और कार्बन ले ही नहीं सकता। ड्यू टू दिस रीजन जो फ्लेम के अंदर कार्बन है वो कार्बन इसके अंदर नहीं जाता है, डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये जो रीजन था जिसके चलते हम फेरस मटेरियल्स का यूज नहीं करते, सॉरी इस फ्लेम का यूज नहीं करते थे फेरस मटेरियल्स के लिए, ये रीजन यहां पर काम नहीं करता है। ये तो हुआ पहला केस। दूसरा, क्योंकि यहां पर कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, कार्बन पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो कार्बन के ज्यादा होने के चलते इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाई कार्बन स्टील्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बन इज लो। और जैसे ही इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हुआ, आपका क्या बोलेगा रिड्यूसिंग फ्लेम, ये तो बोलेगा भैया अगर मेल्टिंग पॉइंट लो है तो मैं इसे पिघला सकता हूं, और अगर मैं इसे पिघला सकता हूं तो इसकी वेल्डिंग कौन करेगा, मैं ही करूंगा, है कि नहीं। भैया रिड्यूसिंग फ्लेम्स का क्या है, टेम्परेचर कम है, यहां पर आपको कम मिलता है, तो अगर टेम्परेचर कम मिलता है तो जितने भी लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स है उसकी वेल्डिंग सिर्फ आप इस फ्लेम से कर सकते हो। तो अगर हाई कार्बन स्टील की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, क्यों कम होती है, क्योंकि यहां पर एक्सेस कार्बन है, तो आप हाई कार्बन स्टील्स की जो वेल्डिंग है वो आप रिड्यूसिंग फ्लेम से कर सकते हैं। आई बात समझ में। एप्लीकेशन में हमने 3 चीजें पढ़ी। पहला ये कि हम इसे हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स को वेल्ड करने के लिए यूज नहीं करते हैं। दूसरा ये कि हम इसे फेरस मटेरियल्स की वेल्डिंग करने के लिए यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एंड दैट एक्सेप्शन इज हाई कार्बन स्टील्स, कि हम हाई कार्बन स्टील्स का जो वेल्डिंग है वो रिड्यूसिंग फ्लेम से कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिड्यूसिंग फ्लेम्स और कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम्स। हमने कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम्स के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा, इसके अपीयरेंस के बारे में पढ़ा कि ये अपीयरेंस में दिखता कैसा है, इसके टेम्परेचर रेंज के बारे में हमने बात करा, उसके बाद हमने इसके एप्लीकेशन के बारे में भी बात करा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्लेम्स। फ्लेम्स हमने तीनों डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लेम्स होते हैं वो हमने कवर अप कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, वेल्डिंग में ही हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि हमें आगे क्या पढ़ना है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपने नोट्स बनाया है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, जहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जाओ उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, आप उससे पढ़ सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।